अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। तब्दीली हर तरह की अच्छी होती है, लेकिन कभी कभार हमारा इक्विपमेंट जब बदल जाता है तो हमारी साउंड क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है। दैट रियली गेट्स टू यू। क्या वाकई इंसान को चेंज पसंद नहीं है? दैट्स द की क्वेश्चन। लेकिन कुछ चीज़ें वाकई इम्प्रूव हो रही हैं, जिस तरह के मैं अभी अखबार में देख रही थी। आज की हेडलाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। इट सेज कि पाकिस्तान अमंग द टॉप 10 इम्प्रूवर्स इन डूइंग बिजनेस। यानी पाकिस्तान में कामयाब कारोबार करने के लिए जो मौके आपको चाहिए, जो सिचुएशंस चाहिए, जो पॉलिसी इन्वायरमेंट चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है और बेहतरी आई है। यानी इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का और काम करने का। अब मसला ये है कि इस परसेप्शन को बाहर तक पहुँचाया कैसे जाए, क्योंकि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जब हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं तो मुल्क में कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी हो जाती है। हम देख रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक धरने का और अपनी प्रोटेस्ट का यहाँ पे हवाला दिया हुआ है, और वो काफ़ी अरसे से उसकी वजह से एक अजीब सी कैफियत है। लोग कह रहे हैं मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, इनके मुतालबात क्या हैं। पहले कह रहे हैं कि जी अगर मुज़ाकरात के लिए कोई आएगा हुकूमत का नुमाइंदा तो उसकी जेब में वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा होना चाहिए। अब जब आपकी ये मांग ही मान ली जाएगी तो उसके बाद फिर कैसे मुज़ाकरात और कैसी बातचीत। एक अजीब सी सिचुएशन है जी। लेकिन इससे भी बढ़कर ये कि हम ये देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो कि थ्राइस हैज़ बिन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी सेहत में बहुत ज़्यादा हम देख सकते हैं कि गिरावट आई है। उनको फौरी तौर पे शिफ्ट भी किया गया अस्पताल में। उनकी प्लेटलेट्स अचानक से कम हो गई हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत जमील अदा करे, और यकीनन उनके तमाम ही चाहने वालों के लिए, उनकी पार्टी के मेंबर्स के लिए, उनके ख़ानदान के लिए, और वो तमाम लोग जो अब बहैसियत एक पॉलिटिशियन के उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहैसियत एक इंसान की उनकी कदर करते हैं, उनके लिए ये कड़ा वक्त है। यकीनन कोई भी शख्स अगर बीमार हो और तो उस वक्त हमारी दिली जज्बात यही होते हैं कि अल्लाह ताला उसको सेहत अता करे, उसको उस मुश्किल से निकाले, उसको शिफा दे। यकीनन इस वक्त सियासत का ये मौजू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन जी बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि दोनों ही तरफ से तमाम ही पार्टी मेंबरान कुछ ऐसे गैर हसास और गैर रिस्पॉन्सिबल बयानात इस वक्त दे रहे हैं, जिसकी वजह से तकलीफ़ होती है कि क्या वाकई बतौर माशरा हम इस कदर तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट जिसके अंदर एक तरह से डिटेल भी मौजूद है, एक समरी मौजूद है कि किस तरह ये अचानक से वो अलील हुए हैं, उनकी तबीयत में क्या तब्दीली आई है। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। नवाज शरीफ का इलाज शुरू कर दिया गया। प्लेटलेट्स और कुव्वत मदाफियत में इजाफे के लिए IVIG इंजेक्शन लगाए गए। नवाज शरीफ को अब 7 मेगा किट्स लगाई गई। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ का बोन मैरो मुकम्मल फंक्शनल है। नवाज शरीफ को कैंसर का मर्ज लाहक नहीं, बल्कि उन्हें ITP की बीमारी है। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि नवाज शरीफ दुनिया के जिस डॉक्टर से इलाज कराना चाहें उसे पाकिस्तान बुलवाया जाएगा। इमरान खान साहब और चीफ मिनिस्टर की गुड विशेस देने के बाद मैंने उनकी तरफ से पैगाम दिया कि आपको किसी किस्म की कोई और डॉक्टर की ज़रूरत है, कोई फैसिलिटी की ज़रूरत है, हमने जहाज़ तैयार रखा हुआ है। अगर बाहर से आप कोई डॉक्टर बुलवाना चाहते हैं हम डॉक्टर भी बुलवा लेंगे। सरबराह मेडिकल बोर्ड डॉक्टर महमूद अयाज ने कहा कि साबिक वजीर आजम की बीमारी की तशखीस हो गई, उनका पाकिस्तान में इलाज मुमकिन है। जी जनाब, जिस तरह अक्सर होता है कि पाकिस्तान में असल जो इशू है वो हाईजैक हो जाता है, इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि जो सियासी बयानात आ रहे हैं, सबसे पहले लोग अपनी गुड विशेस और उनकी अलालत पे एक अफसोस का इजहार करते हैं, अल्लाह ताला से दुआगो होते हैं कि नवाज शरीफ साहब की सेहत में बेहतरी आए। यकीनन अल्लाह ताला बहुत करीम है, शिफा वही देता है। लेकिन फिर साथ ही कोई ना कोई ऐसी शक, कोई ना कोई ऐसी बात कर दी जाती है कि जी ये सारी की सारी साजिश है, लोग चाहते नहीं हैं कि वो उनकी तबीयत बेहतर हो। और यकीनन इस तरह के कयास आराइयाँ कि शायद उनके साथ कोई बुरा रवैया रखा जा रहा है, कि उनके इलाज मुआलजे में कोई कोताही है। इस तरह की बातें करना यकीनन लोगों के दिलों में एक कड़वाहट को जन्म देता है, और साथ साथ ये भी कि एक खामखा का एक पॉलिटिकल सिनारियो खड़ा हो जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हाल ही में एक और इजलास बुलवाया जिसमें उनके अपने पार्टी के मुशीर और दूसरे मेंबर्स शामिल थे, और उनसे क्या कहा खुसूसन इस इशू के बारे में आइए आपको दिखाते हैं।
वजीर आजम की जेर सदारत पार्टी और हुकूमती तर्जुमानों का इजलास। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को नवाज शरीफ की सेहत पर बयानात से रोक दिया। वजीर आजम ने कहा कि नवाज शरीफ को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएंगी। नवाज शरीफ की बीमारी का पाकिस्तान में इलाज मौजूद है, ताहम अदालती फैसले पर मनोअन अमल किया जाएगा। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक बयानात से रोक दिया। वजीर आजम का कहना था कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह हैं, वो नवाज शरीफ की सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। इजलास में वफाकी और सूबाई वज़रा भी शरीक हुए। जी जनाब, आप देख सकते हैं कि कभी ना कभी बतौर लीडर आपको ये कमान संभालनी पड़ती है कि लोगों को एक दफ़ा फिर याद दहानी कराई जाए कि हमारे माशरे की क्या इक़्तिदार है। हम बहैसियत एक सोसाइटी इस तरह के किसी भी मौजू पे डिट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, किस तरह संभाल कर चलना चाहिए, क्योंकि बेशक सियासी इख्तलाफात ही सही, बहुत सारी अवाम जो उनके मानने वाले हैं, जो लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। एक दफ़ा फिर हम भी अपनी पूरी टीम की तरफ से, नेटवर्क की तरफ से दुआ गो हैं कि नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला सेहत अदा करे, उनको शिफा अता करे। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि एक बड़ी तब्दीली जो दुनिया भर में आई है, लोग इस स्ट्रेस और एंजाइटी को पिकअप करने लगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे सामने एक पिक्टोरियल आया जिसमें उन्होंने कहा कि जापान के, चाइना के और इसके साथ साथ स्कॉटलैंड के कई शहरों ने अपनी स्ट्रीट लाइट्स को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। उनका कहना है कि रात के वक्त रात ही की लाइट्स को इमिटेट करता हुआ ये नज़ारा लोगों में स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है। आमतौर पे आप देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स या तो पीले रंग की होती हैं या सफ़ेद रंग की होती हैं, जो दिन की रोशनी को इमिटेट कर रही होती हैं और आपकी बॉडी को ये सिग्नल मिल रहा होता है कि शायद आपको काम करते रहना है। सो दीज इमेजेस टेल यू दैट यू नीड टू सॉर्ट ऑफ रिलैक्स, इट्स टाइम टू नाउ सॉर्ट ऑफ जस्ट चिल आउट और अब अगले दिन काम किया जाएगा। एक दफ़ा फिर आपको लिए चलते हैं आज की तरफ। दिस इज़ द वर्ल्ड राउंड अप कि दुनिया भर में क्या दिलचस्प चीज़ें हुई हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ख़वातीन इस वक्त शो देख रही होंगी, वो रियलाइज़ करेंगी कि उनके बच्चों में इस बात की कितनी मुमासलत पाई जाती है। सुबह सुबह जब आप उनको भी स्कूल जाने के लिए उठाते हैं और जल्दी जल्दी करने को कहते हैं तो कुछ इसी तरह के अदाकारी के मनाजर नज़र आते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि मौसम बदल रहा है, मौसम सर्दा की तरफ हम जब जा रहे हैं तो सुबह उठना थोड़ा मुश्किल होता चला जाता है। आई थिंक कि हम भी आहिस्ता आहिस्ता उसी रूटीन की तरफ है और अभी से मुझे डर लग रहा है जब ठंड बढ़ जाएगी तो सुबह कैसे उठेंगे। बट लेट्स थिंक अबाउट दैट और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी right back. We have a very interesting lineup of guests for you today. So कहीं मत जाइए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और जिस तरह के हमने कहा ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे शेयर की एक रिपोर्ट जिसके अंदर हम बता रहे थे कि हाउ स्कॉटलैंड और जापान ने और चाइना के कई शहरों ने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि लोगों में स्ट्रेस एंड एंजाइटी बदल जाए, कम हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने अपनी स्ट्रीट लाइट्स को रात के वक्त नीली शुआओं वाली लाइट्स कर दिया है। इसी तरह हम देखते हैं कि जब भी आप आर्टिस्टिक चीज़ों को नोटिस करते हैं या शहर में इस तरह की खूबसूरत आर्ट इंस्टॉलेशंस होती हैं, इसका एक बहुत गहरा असर पड़ता है आपकी पर्सनालिटी पे, आपके मूड पे, आपके रवैयों पे, आपकी पूरी शख्सियत पे। तो यकीनन दैट इज़ व्हाट वी आर वेलकमिंग। कल हम बात कर रहे थे कि बहुत जल्द कराची में होगा, हर 2 साल के बाद होता है। दिस इज़ गोइंग टू बी द सेकंड कराची बिनाले 2019। बहुत सारे लोगों का शायद ये तसव्वुर है कि कराची में पाकिस्तान में एक वाइब्रेंट आर्ट कम्यूनिटी नहीं है, जो कि सही नहीं है। कल हमारे साथ नूर मौजूद थी, हु इज़ द असिस्टेंट क्यूरेटर ऑफ द बिनाले। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक नहीं 2 बिनालेज होते हैं एंड वी आर वेरी कीन दिस टाइम अगेन। हम कराची में देख सकते हैं कि ऑल ऑफ दिस इज़ गोइंग टू बी इन द पब्लिक स्पेसेस। इसका कोई टिकट नहीं है, कोई पैसे नहीं आपने देने, यू कैन एक्चुअली जस्ट गो देयर एंड इट मेक्स इट एक्सेसिबल टू द इंटायर कम्यूनिटी। तो ये 7 मुख्तलिफ पब्लिक स्पेसेस होंगी जहाँ पे 90 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, इंस्टॉल किए जाएंगे और इसमें 101 आर्टिस्ट पूरी दुनिया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी इसमें शामिल हैं। हम बहुत खुश हैं इस बात पे कि हमारे पास जो मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए हैं, मुख्तलिफ आर्टिस्ट आए हैं, उनका ये हो सकता है पहला एक्सपीरियंस भी हो। सो वी वांटेड टू हैव अ चैट विद देम एंड फाइंड आउट कि पाकिस्तान आना, पाकिस्तान की आर्ट कम्युनिटी से इंटरैक्ट को कैसा लगा। सो टुडे वीड लाइक टू वेलकम द कैनेडियन कंटिंजेंट। इसमें यकीनन और बहुत सारे आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन इसको लीड कर रही हैं, इसको क्यूरेट किया जी आसमा महमूद ने। शी इज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम आसमा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस एंड you've also brought with you to Pakistan and to my show Laila Rai. Thank you Laila for being here. You're an artist from Canada. Thank
thank you both of you for being here. Asma ji, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी. You come very often and of course you're connected to the international art scene. आप एक Canadian community art initiative भी run कर रहे हो in Canada. What is the difference that you see? And since you've come back after a while, do you see that the art scene in Pakistan and especially in Karachi has evolved? कराची में आर्ट सीन हमेशा बहुत वाइब्रेंट रहा है. कराची पाकिस्तान का कल्चरल हब रहा है, इस लिहाज से कंटेम्प्रेरी आर्ट और ये सारी मूवमेंट्स जो हैं कराची ही उसका हार्ट है. लेकिन ये कि बाइनियल आसान काम नहीं है. बाइनियल को बाइनियल इसलिए कहा जाता है कि उसको 2 साल की मेहनत से 2 महीने का इवेंट किया जाता है. और इसको करने का मकसद ये होता है कि जो लोग ये समझते नहीं हैं कि आर्ट आपकी इकॉनमी को कितना फ़ायदा देता है, तो उनको बताने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो अंडरस्टैंड करें कि कनाडा के अंदर फॉर एग्जांपल टोरंटो के अंदर पहली दफ़ा बायनियल हो रहा है. कराची में तो दूसरा बायनियल हो रहा है. ढाका में 32 साल से ज़्यादा बायनियल होता है, 14th बायनियल है. तो ये जो सा कनाडा में अभी शुरू है, लेकिन इसलिए शुरू है क्योंकि ये बहुत बड़ी बूस्ट देता है इकॉनमी को, लोगों के लिए जॉब्स जनरेट करता है. नॉट ओनली दैट, टूरिज्म से डॉलर्स लेके आता है और लोग बाकायदा बायनियल्स अटेंड करने के लिए दूसरे ममालिक से आपके मुल्क में. आपको लगता है कि अक्सर जब पाकिस्तान में टूरिज्म के हवाले से बात होती है, वो कहते हैं कि जी यू कैन फाइंड एवरीथिंग इन पाकिस्तान एंड बिट्स एंड पीसेस इन फार फ्लंग एरियाज, लेकिन वो जो एक इंटीग्रेटेड हब होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अ टूरिस्ट कम्स टू पाकिस्तान एंड ही नोज एग्जैक्टली वेयर टू गो, ही नोज एग्जैक्टली कि उसके इंटरेस्ट की चीज़ उसको कहाँ मिलेगी. वो अभी भी एक लूज लिंक है हमारे लिए. आई थिंक in that sense Laila has a very good observation when we talked yesterday, and she was telling me about the hosts of hers. And Laila, would you like to tell about what was your experience? It's just been a real privilege to be hosted by a family and see behind the walls and see how people live, how they eat, what the pace of life is. I mean, we're staying with a very privileged family, and it's quite a different pace and existence than how we live in So Toronto. what were some of the insights that you gathered from the homestay? When you say that you were noticing the pace of life, is it crazier than it is in Canada? Or? Outside the home, but then inside is the opposite. I think. Really? Oh yeah, it feels kind of very calm and serene. Whereas I think in North America, they're a little closer to being the same inside and outside the home. Yeah. So our home definitely is our sanctuary, and that's how it should be. Laila's installation, इनका जो art project है वो बाग़ इब्न कासिम में install किया जाएगा. This is definitely your first visit to Pakistan and to Karachi. So what can we expect from your installation? Because we see that the theme is ecology this time. Right. So mine is a large installation. And it takes the form kind of like a folding screen, like a Japanese screen or a carved screen. And I've been collecting videos that I found online, kind of meditation videos, which often show a kind of super ideal version of nature. But then simultaneously, as we go to nature as a source of comfort, we also tend to, just toss our garbage out of our car window and treat it badly. So along with those found images, I've also had a whole series of friends contribute cell phone videos of places where they noticed garbage or just the earth being treated irreverently. And I've created an architectural scene using isometric projection. So that's what you see in Persian art, in Indian miniatures, in Japanese screens, and Chinese scrolls. So it's not like linear perspective the way the West uses it. So I thought that seemed appropriate for this venue. And it also means that I can create the video in such a way that actually the whole scene moves by. So it is like a scroll. Wow. Yeah. Okay.
So, and you said particularly in reference to the venue that has been picked, you like the fact that it's going to have that landscape, that horizon look, and then you have a scroll which literally is a scene that goes by. Exactly, yeah. I mean, because it's video, I'm indoors, but you know, you will have kind of seen the huge park and then entered into this enclosed space to have this encounter. And I also, there's a sound component that I hired a composer, and he kind of again worked from nature sounds but also open source meditation sounds online, but then slowly kind of degraded them and kind of made them like fall apart digitally and become like interference and static and kind of harsher sounds to mimic the video. So as a curator, Asma, when you saw the artists playing around with the theme and sort of, you know, from far away, having an inspiration, bringing an idea to Pakistan, did you in any way try to sort of coach them and tell them what Pakistan would be about? मैं आर्टिस्टिक डायरेक्टर हूँ, सॉरी लाला, आई एम गोइंग टू स्विच इनटू उर्दू. आर्टिस्टिक डायरेक्टर हूँ एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कनाडा में, और मेरा काम होता है मुख्तलिफ आर्टिस्ट के साथ काम करना. हम फेस्टिवल्स करते हैं, मिसिसागा में हमारा फिल्म फेस्टिवल होता है, आउटडोर फेस्टिवल होते हैं. तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है, इसमें हम कोशिश करते हैं, इसका नाम है क्रॉस पॉलिनेशन. तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि कनाडा के इंडिजिनस आर्टिस्ट और कनाडा के नॉन साउथ एशियन आर्टिस्ट को हम साउथ एशियन वेन्यूज़ इवेंट्स पे लेके जाएं. और इससे पहले हम आर्टिस्ट को लाहौर भेज चुके हैं. लायला और लिबी हेग दो आर्टिस्ट हैं जिनको कि हमने कराची बायनियल के लिए प्रपोज किया था इनकी क्यूरेटर को. तो मैं अपना ऐसे पढ़ूंगी जो कि 27 तारीख को पढ़ूंगी. इन दोनों का एग्जीबिशन काम का एग्जीबिशन. What is the essay about, Asma ji? जी, essay is about कनाडा के जो इंडिजिनस आर्टिस्ट्स हैं वो इन्वायरमेंट्स के कंसर्न को कैसे एड्रेस कर रहे हैं, ये उसके बारे में ऐसे है. तो क्योंकि थीम जो है इस बायनियल थीम्ड इवेंट्स होते हैं, वो इन्वायरमेंट है और अर्बन हाँ जी, इकोलॉजी के बारे में. तो उसके लिहाज से उसके मुताबिक ये ऐसे लिखा गया है. My last question to both of you would be कि sights and sounds of course go on and inspire artists, and you know it is all about having that people to people corridor. I'm sure the sights and sounds in Karachi and the interactions that you're having with people are going to inspire you. What is the one message you feel the Canadian artists have brought for Pakistan, and perhaps one of your biggest insights that you'll be taking back home, if I may begin with you? देखिए, जो हमारे बुजुर्ग थे, जो लोग हमसे पहले आए थे, उनको नेचर के साथ रहने का आइडिया था और वो नेचर को के साथ ही कोहैबिट करते थे. आज हम नेचर को पीछे छोड़ के एक आर्टिफिशियल ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं. और हमारा ख्याल है कि वेस्ट भी शायद इसी तरह रहता है. वेस्ट ऐसे नहीं रहता. कनाडा के एनवायरमेंटल लॉज बहुत सख्त हैं और कनाडा के अंदर ये अवेयरनेस बहुत शदीद है. बच्चे को पता है कि एनवायरनमेंट कितनी इम्पॉर्टेंट है और उनके फ्यूचर के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है. लिहाजा हमारी गवर्नमेंट बड़ी इन्वेस्टेड है इसमें. पाकिस्तान में और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि हम जो कुछ हैं वो हमारी एनवायरनमेंट हमें बनाती है. एनवायरनमेंट अच्छी होगी तो हम हेल्थी होंगे, हमारा इर्द गिर्द साफ़ सुथरा होगा तो हम सेहतमंद होंगे. सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है. और साउथ एशिया के अंदर गंदगी जो है वो सबसे ज़्यादा चुभती है जब हम उन जगहों से वापस आते हैं. आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आमतौर पे जो डिस्कनेक्ट हमें नज़र आता है कि इतनी बड़ी आबादी इस मुल्क की एक कोहिजन के साथ चल रही है. आई थिंक एक आर्टिस्ट को इकोलॉजी के कई मतलब निकल सकते हैं. एक उसमें है जी सिमेट्री, जिस तरह वो एक रिदम में चीज़ें चल रही होती हैं, रिदमिक तरीके से. ऑल द लिटिल द लिटिल कॉग्स आर इन प्लेस एंड दे आर चर्निंग टुगेदर. सो दैट्स मार्वलस. बट यस, एट द सेम टाइम हम समझते हैं कि क्या वजह है कि वो जो माहौलियाती डिग्रेडेशन है वो अपनी तरफ उसी तरह बढ़ती जा रही है. वी हैवंट डन मच अबाउट इट. Laila, what would be your biggest insight that you gather from this experience? In terms of environmental? In terms of, as an artist, what's your observation about Pakistan? What is Pakistan in a short message for you? Well, it's vibrant, it's fast-paced, and there's so much beauty, but in contrast with so much kind of debris and garbage and poverty. And so, I mean, it seems to me, maybe would be nice to see more
love and attention for the indigenous plants that are here, the mangroves, and you know, rather than importing plants from far away that need water and, you know, take away resources in other ways. Like there's ways to, and I think. Do you feel that there's an element of the missing element is that of love and pride in what is ours? I think maybe, and maybe, I mean, because the culture is so focused on the home and the home is so contained, you know, we don't have walls around our houses, so we're more connected to the street. We pick up the garbage in front of our street if it's there, because we kind of take it Your on. understanding as part of home is bigger, a is little bit. larger, more connected. Yeah, maybe, and so that I think would be a lovely thing to see, and this sanctuary that I feel inside the homes is wonderful. I mean, I can see why you treasure that. But what a beautiful thought, and I'm going to translate that for my viewers' interest in Urdu. लाला यहाँ पे कह रही हैं कि जिस तरह आपके घर का एनवायरनमेंट आप इतना खूबसूरत रखते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उसको बाकायदा क्यूरेट करते हैं कि अगर आपकी जैसी भी पर्सनालिटी है उसका डिपिक्शन आपको आपके घर के एनवायरनमेंट में नज़र आता है, कैसे आपने आर्ट पीसेस कलेक्ट किए हैं, दीवारों का रंग क्या है, फर्नीचर कैसा होगा, लेकिन कहती है कि वो जो चार दीवारी आपने चारों तरफ बनाई हुई है उसके बियॉन्ड की जगह को, इस सरजमीन को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को शायद आप अपना घर नहीं समझते हैं. आई थिंक एज एन आर्टिस्ट शी वुड लाइक टू सी अस मेकिंग दैट एक्सटेंशन ऑफ आवरसेल्व्स. और मैं कैसे लायला ने ये भी बात बोली है कि कनाडा में हमारे पास दीवारें नहीं होती हमारे घरों की, हमारे घर बाकी बड़ी इन्वायरमेंट का एक हिस्सा होते हैं. हाँ. तो लिहाजा फिर हमें ऑटोमेटिकली अगर हमारे घर से बाहर कूड़ा गिरा हुआ होता है तो हम फौरन उसको उठाते हैं. बर्फ़ें जब पड़ जाती हैं तो जब ख़त्म होती हैं बर्फ़ें तो नीचे बहुत दबा हुआ कूड़ा वगैरह होता है, तो हम बाकायदा थैले लेके तो क्लीन करते हैं सारी एनवायरनमेंट को, क्योंकि दीवारें नहीं हैं. तो हमारे सारे घर जो हैं एक दूसरे के साथ बाग वो जो एक मेंटल आपको सिग्नल जा रहा होता है ना कि बस मेरा ये इतना इलाका है, ये अहाता मेरा है, that completely goes away. So thank you so much Asma ji for being here. Thank you Laila for being a part of my show. बड़ी ज़बरदस्त बात जी. That is how art has the power to inspire you, to motivate you and to change your perspective for the better. So once again जी बताते चलें आपको ये बिनाले second time जो कराची में हो रहा है, it's going to begin on the 26th of October and it will go on till the 12th of November. 7 मुख्तलिफ पब्लिक स्पेस में आप मुख्तलिफ ये प्रोजेक्ट्स, आर्ट प्रोजेक्ट्स के इंस्टॉल हुआ हुआ देखेंगे, जिसमें बाग़ इब्न कासिम शामिल है, कराची ज़ू शामिल है, मुख्तलिफ इसकी डिटेल्स हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी. थीम इस दफ़ा की माहौलियात, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी है एंड वी हैव सम ब्रिलियंट आर्टिस्ट फ्राम अराउंड द वर्ल्ड एंड फ्राम पाकिस्तान पार्टिसिपेटिंग. सो मेक श्योर यू गो फॉर दैट. इसी के साथ लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक. आई लव दिस टाइम ऑफ द ईयर इन पाकिस्तान. अगर आपको 3-4 शादियों के इन्विटेशंस अभी तक नहीं आए हैं तो बस एक हफ्ते की दूरी है और उसके बाद शादी सीज़न शुरू हो जाएगा. लेकिन साथ साथ हमारा जो सोशल सीन है, जो एक बहुत ही वाइब्रेंट सीन होता है, वो भी इंतज़ार करते हैं ये चंद महीनों का जब कराची में हल्की फुल्की सी जी सर्दियाँ आती हैं. आपको बताते चले विमेन इन फोकस सेलिब्रेटिंग अमेजिंग वर्क बाय वुमेन इन मीडिया, वो होने वाला है आज और कल. उसका ब्रंच भी है, उसकी अवार्ड सेरेमनी भी हो रही है आज गवर्नर हाउस में. इसके अलावा थोड़ी देर पहले जिस तरह आर्टिस्ट हमारे पास मौजूद थे, द बिनाले इज़ हैपनिंग विच इज़ अगेन किक स्टार्टिंग टुडे. 26 तारीख से ही उसकी शुरुआत है. फिर उसके बाद अभी हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की. दिस हैज़ ऑल्सो बिकम अ वेरी अट्रैक्टिव फोरम फॉर फिल्म मेकर्स. और इस दफ़ा बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम जब ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करते हैं और ख़ास तौर पर व्यूअर इंटरेस्ट की बात करते हैं, एनिमेशंस हैव टेकन द सेंटर स्टेज. सो इस दफ़ा का पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सारी मेरे ख्याल में तकरीबन जो मूवीज़ हैं वो एनिमेटेड मूवीज़ हैं. और आज मुझे बहुत खुशी है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में वी हैव 2 वेरी अमेजिंग एंड वेरी टैलेंटेड एनिमेटर्स फ्राम पाकिस्तान हु हैव कंप्लीटेड देयर ओन प्रोजेक्ट्स. इनकी वाबस्तगी इस शोबे से काफ़ी अरसे से रही और बाकायदा इनकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बने हैं. हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ जिलानी एंड नूरानी. थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर बीइंग हियर. आरिफ, आपकी वाबस्तगी तो एनिमेशन से हैज़ बिन फॉर द लास्ट 2 decades, 20 साल से, और इस वक्त आप दुबई में बेस्ड हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन से हैं. व्हाट मूवी आर यू ब्रिंगिंग इनटू द फेस्टिवल? Bismillahirrahmanirrahim. So first I would like to thank to Aaj TV to invite me here, and second I would like to thank to the Pakistan International Film Festival. They are releasing my movie today. Screening at around 7 p.m. today, which is called The Bilal, A New Breed of Hero. It's inspiring story on Hazrat Bilal Razi Allah Ta'ala anhu,
Prophet Muhammad Companion. And the movie got many success in the worldwide. So it's released already on 25 territories theatrically, and currently it's available on more than 50 plus actually digital. تو اپنے ویورز کے لیے دوبارہ بتاتی چلوں کہ 25 سے زیادہ مختلف ٹیریٹریز میں یہ مووی ریلیز ہو چکی ہے اور آج اس کا پریمیئر ہے جی پاکستان میں ایٹ دا پاکستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول. 7 بجے یہ مووی لگے گی, اس کا ٹکٹ لینا ہوگا؟ I think ticket is free. Ticket is free, entry is free. Yeah. اور حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ کی زندگی سے انسپائر ہے. زندگی پہ اور many messages they have given in this movie, and currently this movie is on top 100 animated movies of all time. It's on the top 10 movies on IMDb. We released this movie in United Nations, probably the one animated movie released in United Nations. We were even in the race of the Oscar also, and and many more. I mean, we received the award in Cannes Film Absolutely. Festival. I mean, great achievement, and this is only the beginning. Daniel, آپ سے پوچھنا چاہوں گی, I really like the fact کہ جو young animators and they realize کہ بچے پاکستان میں بچے بڑے ہی ignored viewers ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کا فوکس ان پہ بھی رہا ہے, and animated movies پہ بچے انٹرسٹ بھی زیادہ لیتے ہیں. آپ کی ایک سیریز بہت ہی زیادہ سپر ڈوپر ہٹ ہے قائد سے باتیں, in which a young child actually a پاکستانی child speaks to the founder of the nation اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا this is the پاکستان you imagine. یہ خیال کیسے آیا تھا دانیال؟ جی یہی پوائنٹ ہے کہ بچوں کے لیے کانٹینٹ ہی نہیں ہے اور ہم بچوں کو کچھ پرووائڈ ہی نہیں کریں انٹرٹینمنٹ جو ہمارے لوکل ویلیوز جو ہیں ہم فارورڈ کریں, ان کو پیش کریں اپنے ویلیوز. تو وہ گیپ دیکھتے ہوئے اس کو فل کرنے کے لیے میں نے قائد سے باتیں بنائیں کہ اس میں ہم بچوں کو انٹرٹین بھی کریں اور ان کو صحیح ویلیوز بھی سکھائیں کہ جو ہمارے فاؤنڈر قائد اعظم نے سوچا تھا پاکستان کے لیے کہ یار محنت کریں, ہم سب مل کے ایک ساتھ اکٹھے چلیں, علیحدگی نہ بڑھائیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ سیریز بنائے اور ابھی بچے بہت اگنورڈ ہے. اینیمیشن ایک ایسی ٹول ہے جس سے آپ اپنے بچوں کے اندر آپ ان کے بنیاد بنا سکتے ہیں. ارلی چائلڈہڈ آپ نے کہا کہ وہ باتیں جو شاید ہم صرف کہیں تو وہ نہ سنیں, آپ سینٹر سٹیج میں لا سکتے ہیں وایا اینیمیشن, وچ از دا ہول آئیڈیا. بچے کیسے سیکھتے ہیں؟ بچے دیکھ کے سیکھتے ہیں. وہ اپنے آپ کو کیریکٹر کے روپ میں ڈھال کے اپنے آپ کو امیجن کرتے ہیں کہ میں جو ہوں زینب ہوں فار انسٹنس, یا بٹ یہ زینب تو ایک اتنی پاپولر نہیں ہوگی جتنی فروزن کی کیریکٹر ہوگی کہ وہ وہاں پہ ایلسا ایگزیکٹلی. تو وہ اپنے آپ کو ایلسا بنا دیتے, بٹ ہم کیوں نہیں لوکل ایلساز بنا سکتے؟ ہم مجھے کیوں یہ نہیں بتائیں ڈورا دانیال, بنا اس میں جو ایک بڑا گیپ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, جس طرح اکثر بات کرتے ہیں کہ ہمیں شاید پتہ بھی نہیں ہے, بہت سارے پروجیکٹس ہیں, عارف آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ان کو پیس میل میں پاکستان میں ہی بنایا جاتا ہے. یعنی ہمارے اینیمیٹرز ورلڈ کلاس کام کر رہے ہیں, آسکر وننگ کام کر رہے ہیں, کیونکہ کئی لوگ اس بات پہ بھی ڈبیٹ کرتے ہیں نا کہ شارمین جی سے پہلے بھی somebody for animation and for post production had gotten an Oscar ٹیکنیکل سائڈ پہ. تو یعنی زبردست کام ہو رہا ہے, لیکن وہ ایک چھپا ہوا نایاب ہیرا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ I mean, that's true actually. I mean, it's not about the Pakistan, that's a worldwide, usually things happens. So if you talk about like میرے ویورز سمجھ پائیں گے اگر آپ اردو میں بات کریں گے. تو I mean like since last 12 years I've been outsourcing work to the Pakistan. So پاکستان کے all top companies جو ہیں وہ میرے ساتھ کام کر رہی ہیں. Like 6-7 big company, even though we are planning to work on one animated series also along with the Daniel Noorani. So I mean we have been working together and they are doing amazing work, frankly speaking. So I mean talent, they are a huge talent and I do respect the talent, especially in case of the Daniel because my way of working or the formula Daniel کا more or less same ہے. تو I mean usually ابھی جو content ہمارے پاس available ہے اس میں fictional heroes ہیں جن کا جو ریئل لائف سے کوئی نہیں ہے, اینڈ دین جو بچے ان سے انسپریشن لیتے ہیں. ہم جن ہیروز کی بات کریں, جیسے میں نے مووی بنائی بلال ابن ربا پہ, پروفٹ محمد کمپینین جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور دانیال بات کر رہے ہیں قائد اعظم, اور یہ دو ہمارے اصل ہیرو ہیں رادر کمپیئر ٹو لائک اینی ٹیک دا مارول ہیرو. ہم کہتے ہیں نا کہ بایو پکس نہیں بنتی پاکستان میں, اینیمیشن could be the savior. دانیال, last question to you, آپ کیا کہیں گے quality of work, یعنی what is the quality of animation that is currently happening in Pakistan? ماشاء اللہ سے کافی اچھا کام ہو رہا ہے, پوٹینشیل ہے کہ اس سے بہتر بھی کریں. اصل میں جو آپ بات کر رہی تھیں کہ ہمارے ٹیلنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل کمپنیز چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں پہ ایکسپوجر بھی بہت زیادہ ملتا ہے, ان کو وہاں پہ کمپنسیشن بھی بہت زیادہ ملتا ہے. اینڈ آف دا ڈے انفارچونیٹلی جس دنیا میں ہم رہتے ہیں پریکٹیکل چیزیں میٹر, پیسے میٹر, اور اینیمیشن انڈسٹری ابھی اتنی چھوٹی ہے
कि और एनिमेशन सबसे महंगी है, ट्रेडिशनल फिल्म से भी बहुत महंगी होती है प्रोड्यूस करना, और टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत होती है। हाँ। तो टैलेंट है, लेकिन अभी हमारे इंडस्ट्री इतनी छोटी है कि जो अच्छे हमारे हीरे हैं ना, उनको वहाँ पे ज़्यादा और अपॉर्चुनिटीज उसको और पॉलिश करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच दानियाल फॉर बीइंग हियर, थैंक यू आरिफ फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस। लास्ट थिंग कि यू नो ये जो पिफ काम कर रहे हैं, ये जो उन्होंने एनिमेशन को एक प्लेटफॉर्म दिया इस साल, ये मैं उनको बिल्कुल थैंक करना चाहूँगा कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो बच्चों के लिए कंटेंट हमें एंड बनाने आई की थिंक दैट ज़रूरत इज है। एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू से कि आम तौर पे बिकॉज फिल्म फेस्टिवल्स यू नो हमने कई दफ़ा उसको ट्राई किया, पहले कारा हुआ करता था, लेकिन नाउ टू इंजेक्ट न्यू लाइफ ब्लड इनटू इट, और ख़ास तौर पे ये कहना कि एनिमेशन का क्या पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करना, कुडोस टू देम फॉर हैविंग दिस थीम दिस ईयर। थैंक यू दानियाल, थैंक यू आरिफ फॉर बीइंग हियर। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज मेरा फेवरेट टॉपिक है और इस पे आप लोगों ने भरपूर अंदाज में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि बचपन में व्हेन आई स्टार्टेड डिबेटिंग तो मैं कोट्स कलेक्ट करती थी, और एक बड़ा ही मशहूर कोट मुझे ऐसा लगता था कि हर डिबेटिंग कंपटीशन में आता है, दैट वाज मार्टिन लूथर किंग, आई हैड अ ड्रीम। तो हमने सोचा आज क्यों ना ख्वाबों और इन्हीं ड्रीम्स के बारे में बात की जाए। हमारे प्रोग्राम के कई सेगमेंट्स में आप उन लोगों से मुलाकात करते हैं जिन्होंने कोई ख्वाब देखा, फिर उसको अपनी सच्ची लगन मेहनत के साथ उसको पाया, एंड वी सेलिब्रेट सच हीरोज। लेकिन इसके अलावा जो वाकई हमें ख्वाब आता है रात को या फिर दिन में हम सपने फेंकते हैं, उनकी क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी के लिए? क्या लोग जो आइडियलिस्टिक होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, जो ज़रा रोमांटिक तबीयत के होते हैं, उनको ख्वाब ज़्यादा नज़र आते हैं? या फिर अगर आप किसी उलझन में हैं, किसी शख्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, स्ट्रेस या एंजाइटी में हैं, तो ज़्यादा इम्कानात हैं कि आप उसी शख्स को ख्वाब में देखेंगे। आज इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, मुख्तलिफ एरियाज़, मुख्तलिफ एंगल से इसको लेके चलेंगे कि क्या वो पर्सनालिटी होती है जो मुख्तलिफ क़यास राइयाँ की जाती हैं जी कि जो ख्वाब में देखा है वो उलट होगा। अगर किसी की डेथ देख ली तो समझना चाहिए कि उस शख्स की उम्र बहुत दराज है, या फिर किसी को परेशान देखा तो अच्छाई आने वाली है। हमारी अम्मी तो वैसे कहती हैं खाली पेट सोओगे तो ऐसे ही ख्वाब नज़र आएंगे। इसमें कितनी हकीकत है ये जानेंगे। हमारा जो पैनल है उनसे आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं आयशा बेला जी। अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे हर ही मौजू पे गप लगती है, लेकिन लीडर्स को ख्वाब आते हैं, यानी उनका तो जो विजन होता है उसी पे बात की जाती है। सो वील डिस्कस दैट। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं जी फजीला मेहदी, माहिर नफ्सियात हैं। थैंक यू सो मच फजीला फॉर जॉइनिंग अस। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, मेरी भरपूर फरमाइश पर और हमारी टीम की अनथक कोशिशों के बाद आज हमारे साथ मौजूद है हारिस भाई, हारिस अज़मी, मशहूर एस्ट्रोलॉजर। क्या हाल चाल है आपके? परफेक्टली ऑलराइट, एंड मुझे यहाँ आके बहुत खुशी मिलती है। मैंने कभी किसी एंकर के साथ इतनी पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिली मुझे जितनी आपके साथ मिली। हारिस भाई का और मेरा टू मीट सुदरा, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। लेकिन सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे, अच्छा जी यहाँ पे सारे एक साथ दीवाने मिलके बैठ गए ना। फजीला जी को भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, मुझे और आयशा जी को तो बहुत ही इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में। तो हारिस भाई, मर्क्यूरी जाने वाला है रेट्रोग्रेड में और न्यू मून आने वाला है, थोड़ी सी बात इसकी कर ली। न्यू मून स्कॉर्पियो में होने जा रहा है, एंड यू नो मून इन स्कॉर्पियो इज नॉट अ गुड साइन। मून इन स्कॉर्पियो बड़े राज खुलने वाले हैं। सो मून इज अ स्टार जो कि सिर्फ 2.25 दिन के लिए उस एरिया में रहेगा, और जो एनर्जी लेवल्स हैं वो प्रोवाइड तो करेगा, लेकिन उसमें जो आपकी वीकनेसेस होंगी उस तरफ तवज्जो ज़्यादा दिलाएगा। हाँ। उस तरफ वो आप उसके साथ नहीं चल सकती। सही। दूसरा इवेंट जो होने जा रहा है वो 31 अक्टूबर को होने जा रहा है। जैसे मरकरी रेट्रोग्रेशन शाम को 7 बजे हो जाएगा। जैसे ही यकम होगा आप रेट्रोग्रेशन के साथ उठेंगी। You know, Mercury is a planet of mind abilities, concentration, communication, प्लानिंग्स, डीप थिंकिंग, और वो सब कोलैप्स होने वाली है। 20 दिन तक फ्यूल नहीं मिलेगा लोगों को। 20 दिन तक फ्यूल नहीं मिलेगा तो 21 नवंबर तक ऐसा ही होगा। एग्रीमेंट साइन करने में क्रॉस चेकिंग ज़रूरी हो जाएगी, प्लान्स को रिहर्सल करना अच्छा रहेगा, बी प्लान बनाना अच्छा रहेगा। ये तीसरा इवेंट होगा 2 नवंबर को। वीनस अपना घर बदल रहा है। वीनस इज़ अ लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर। किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा, लेकिन जिनके लिए वो अच्छा है वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो जुपिटर को ज्वाइन करेगा जाके। जब जुपिटर को ज्वाइन करेगा तो वो सिर्फ वीनस नहीं रहेगा,
وہ صرف وینس نہیں رہے گا, وہ آرٹ پلس لک اینڈ پلس پبلک امیج بہت انکریز کر دے گا. زبردست. تو آپ نے کہا کہ یہ پرسنل سوال ہے, اس کے لیے ان سے رجوع الگ سے کرنا پڑے گا, لیکن ذرا موضوع پہ واپس آتے ہیں. جی فضیلہ جی آپ بتائیے, ہم خوابوں کا ذکر کر رہے تھے, اس میں کتنی حقیقت ہے کہ جو آپ کے ذہن میں آلریڈی ایک امیج چل رہا ہوتا ہے, اگر آپ کسی پرابلم میں گرے ہوئے ہیں, کوئی بات سوچ رہے ہیں, تو بہت ممکن ہے کہ خواب سے اسی سے ریلیٹڈ آئے. ہاں بہت ممکن نہیں, بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. بہت سارے لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ خواب میں تو میں وہی دیکھتا ہوں جو عام طور پہ عموماً دن میں میرے روٹین ورک میں چل رہا ہوتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. روٹین میں آپ دن میں اگر 10 لوگوں سے ملے ہیں تو 10 کے 10 آپ خواب میں نہیں دیکھتے. ہوتا اس طرح سے ہے کہ پورے دن میں جو چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں اس میں جہاں جہاں ہم پھنستے ہیں, کچھ ایموشنز ایسے ہیں جو اپنے آپ ریگولیٹ ہو گئے. آپ 2 لوگ آپس میں ملے, اچھی طرح بات چیت ہوئی, کوئی کانفلکٹ بیچ میں نہیں ہوا. کسی ایک شخص سے آپ ملے جس سے مل کے کچھ ایسا ایموشن جیسے کوئی فیئر ٹریگر ہوا, ہرٹ ٹریگر ہوا, جیلسی ٹریگر ہوئی یا لو ٹریگر ہوا, لیکن آپ کہہ نہیں سکتے, تو ریگولیشن ایموشنز میں نہیں ہوئی. اب یہ جو نہیں ریگولیٹ ہوا یہ اٹک جائے گا, اور یہ آپ کی میموری کے اس پارٹ میں چلا جائے گا جو آپ کو, جہاں آپ ایکسس تب کر سکتے ہیں جب آپ خواب کی کیفیت میں ہوں. لیکن یہ سمبلزم جو خواب میں ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا جو مطلب ہے وہ الٹ نکلے گا, یا میں نے اپنے آپ کو اگر الجھن میں پایا تو کبھی کسی سے دیکھتے نا کہ آپ اٹیک کسی سچویشن میں, کسی نے جانور نے آپ پہ اٹیک کر لیا ہے, کوئی ان نون شخص, کوئی دشمن آپ کے پاس آ رہا ہے, اس طرح کے خوابوں کا کیا اشارہ دیتا ہے پرسنالٹی کے بارے میں؟ اصل میں اس طرح ہے کہ خوابوں کی لینگویج ہی سمبلز کے تھرو ہے. اچھا. خواب ڈسکرپٹیو ہوتے ہیں اور ان کی ریشنل, کوئی آپ کو ریشنلی وہ سمجھ نہیں آئیں گے, کیونکہ ریشنل جو پارٹ ہے وہ ایگزیکٹو فنکشننگ کا کانشیس برین کا پارٹ ہے. انکانشیس میں لاجکس نہیں ہے, تو انکانشیس ایموشنز سے بھرپور ایک ڈبہ ہے, آپ اسے اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. اسی وجہ سے آپ کو اس میں لٹرل میننگ نہیں ملے گی, آپ کو میننگ تلاش کرنی پڑتی ہے. اچھا, میں ایک آرٹیکل پڑھی تھی, اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے یہ کہی کہ دنیا کا کوئی بھی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ آپ کا خواب, جو بھی آپ کو یاد ہے خواب میں, وہ شروع کیسے ہوا اور وہ ختم کیسے ہوا. دیٹ از بیکاز آپ کے سلیپ کے کئی پیٹرنز ہوتے ہیں. جب ریپڈ آئی موومنٹ میں آپ ہوتے ہیں, جو کہ کمپیریٹیولی لائٹ سلیپ ہے, وہ ڈیپ سلیپ نہیں ہے, اس میں آپ سب سے زیادہ ویژول چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر آپ جب تھیٹا میں جاتے ہیں, جب اور ڈیپتھ میں جاتے ہیں, تو ہو سکتا ہے آپ ان اینڈ آؤٹ ہوں. تبھی خواب کیسے شروع ہوا, سینز کیسے کنیکٹ ہو رہے ہیں, یہ آپ کو یاد نہیں رہے گا. اس میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ دوسرے دن ریکال کر پائیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. خوابوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی ہاں, خواب جو ہے نا, اس میں تو میں نے جو سنا ہے, ہاں جی, تجربے کی بات ہے کہ کچھ تو صحیح ہوتے ہیں نا. ہلو, جی جی جی, کچھ تو صحیح ہوتے ہیں, کچھ الٹ ہو جاتے ہیں. چلیں اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. عائشہ جی, کبھی خواب کوئی ایسا دیکھا ہے جو بہت سال, ہفتے گزر گئے, لیکن ابھی بھی جب یاد کرتی ہیں تو ایسا لگتا ہے وہ حقیقت سے زیادہ سچا خواب تھا, یعنی یو ریئلی فیلٹ اٹ؟ جی آف کورس, مینی اے ٹائمس. اینڈ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہی تھیں, آئی وڈ جسٹ جو ہیلوسینیشن یا ڈریمس, کبھی ہمیں جیسے انہوں نے کہا کہ جو شعور ہے, لاشعور ہے, 20% از دا شعوری مائنڈ, دیٹس کوگنیٹیو مائنڈ, اینڈ 80% از دا ایموشنل مائنڈ. دس از دا میک آف آر برین. اچھا, جو میرا فیتھ ہے, جیسے انہوں نے کہا, وہیں سے بات کو کنیکٹ کرتے ہیں کہ the spirit world has a way to connect to all of us. ایک روحانی دنیا, جی ایک روحانی دنیا ہے جس کو آپ سول ورلڈ یا اسپرٹ ورلڈ کہہ سکتے ہیں, جس کا ایک طریقہ ہے ہم سے کنیکشن کا. اور وہ کنیکشن, وہ سمبولزم, وہ انٹیوشن, وہ وائبریشن ہمیں تب فیل ہوتا ہے جب اندر سائلنس ہو, جب پیس کا وہ نارمل اسٹیٹ, جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بڑی جلدی وہ ڈر بھی جاتا ہے, اس کو جلدی سے پتہ چل جاتا ہے, بیکاز اس کا کنیکشن اس دنیا سے بڑا اسٹرانگ ہے. ابھی اس کے اندر وہ آلودگی نہیں آئی جو کہ آس پاس ہم جو گم ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمیں پسند کر لے یا وہ مل جائے, اس میں وہ نہیں پھنسا ہے. تو دیٹ بیکاز دا سول از پیور, دا کنیکشن از دا پیورسٹ. لیکن پھر آپ ڈراؤنے خوابوں کو کیسے دیکھتی ہیں؟ یعنی یہ تو بات ہوئی نا کہ بہت ہی, اگر آپ کا ایک پیور کنیکشن ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں, جیسے ہمارے استخارہ بھی نکالا جاتا ہے کہ باقاعدہ دعا کر کے اشارہ مانگا جاتا ہے. لیکن جو خواب اور ریکرنگ ڈریمز اس طرح کی ہوں, جس میں آپ نائٹ میئرز دیکھ رہے ہیں, آپ کولڈ سویٹ کے ساتھ اٹھ رہے ہیں,
वो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो जैसे कई दफ़ा हम किसी ऐसी दवा पे होते हैं, कोई मेडिकेशन ऐसी होती है जिसमें ये सब कुछ हो रहा होता है, हेलुसिनेशन एंड ड्रीम्स जैसे उन्होंने कहा, और कई दफ़ा अगर हमारे अंदर साइलेंस हो, पता ये लगाना होता है इसी तरह, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इज़ इट द सिम्बॉलिज्म, इंट्यूशन, वाइब्रेशन फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड, और इज़ इट माई फियर, मिसकंसेप्शन, प्री कंसेप्शन और समथिंग एल्स. अच्छा, इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त मुझे डिस्टिंक्शन मिली है आयशा जी, एंड मे बी यू कैन कमेंट ऑन दैट. उन्होंने कहा कई लोग कहते हैं ना मेरी सिक्स सेंस, मेरी इंट्यूशन, मेरी गट फीलिंग बता रही है. छठी हिस्स, याद रखिए, आपको हमेशा होम की तरफ लेके जाएगी. हाँ. आपको ये बताएगी कि ये कर लो तो अच्छाई होगी. लेकिन जब आप किसी चीज़ से डर रहे हैं, खौफ खा रहे हैं, और आप कह रहे हैं देखो मेरी छठी हिस्स कह रही है वहाँ मत जाओ, वहाँ खतरा है, दैट इज़ नॉट छठी हिस्स, दैट इज़ जस्ट योर फोबिया टॉकिंग. हो सकता है कोई चीज़ आपको प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन उसका नाम इंट्यूशन नहीं हो सकता. हारिस भाई, एक कॉलर है, फिर मैं आपके पास आती हूँ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे टॉपिक के बारे में? हम ये कहना चाहते हैं कि मैं जो भी ख्वाब देखती हूँ उसका उल्ट होता है. अच्छा. अगर मैं अपनी बेटी की शादी देखती हूँ, मेरी बेटी की शादी नहीं होती है. ओके. हाँ जी, मैं इसके बारे में पूछना चाहती हूँ. मैं जो भी ख्वाब देखती हूँ उसका उल्ट हो जाता है. अच्छा, इसके एग्जाम्पल और कोई देना चाहेंगी? मैं जो खुशी देखती हूँ वो गम में तब्दील हो जाती है. अच्छा, चलें जी, इस पे बात करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का. हारिस भाई, थोड़ी सी इस पे बात, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ. क्या समझते हैं क्यों होता है? सिद्रा, मुझे 2-3 चीज़ें बयान करनी है. डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे अंदाज से माइंड को क्लियर कर दिया. मैं थोड़ा सा इसका स्पिरिचुअल बैकग्राउंड बयान करता हूँ. ये जो कॉलर थी ना, ये प्योरली एस्ट्रोलॉजिकल डिजीज़ में है. जिन लोगों की पैदाइश के वक्त मरकरी रेट्रोग्रेड हो या कमज़ोर हालत में हो, उन्हें ये सिचुएशंस आती हैं. ये वो सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं, ये उन एनर्जीज़ का हिस्सा बन जाती हैं जिनसे इंसान कुछ सोचता है और फिर उसका कंक्लूजन भी खुद ही निकालता है. और फिर वो अच्छा, जो 2-3 रिसर्चेज चल रही हैं, डॉक्टर साहबा को पता होगा, इन बहुत कॉमन बात है कि जो पैदाइशी तौर पे ब्लाइंड आदमी होगा वो विजुअल ड्रीम्स नहीं देख सकता. अच्छा, वो उसका रेफरेंस नहीं है, उसको कोई रेफरेंस नहीं है. वो सिर्फ अगर किसी साउंड से डरा हुआ है तो वो साउंड को ही ख्वाब में देखेगा. सही. तो इसका मतलब हुआ है कि ये डायरेक्टली ब्रेन से ताल्लुक़ रखती है. हाँ. दूसरा, मुबश्शिरात वाली चीज़ें जो स्पिरिचुअल साइड की हैं. मुबश्शिरात में आपको कुछ अच्छा ख्वाब, जो कोई एक सर्टन कमांड आपको दी गई अल्लाह ताला की तरफ से, वो आप ही की ज़ात के लिए या आपको कोई काम कहा गया, वो मुबश्शिरात कहलाते हैं. वो ड्रीम्स नहीं होते. दे लुक लाइक ड्रीम्स बट दे आर साइंस. विद देयर साइंस. एंड थर्ड वन, अब जो रिसर्च हो रही है, अब वो क्लियरली उसे कह रहे हैं कि हम लोग उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं कि दिमाग के किस हिस्से से ये ड्रीम्स उठते हैं. अगर उस हिस्से को निकाल दिया जाए तो किसी को ख्वाब नहीं आएगा. वाओ. अच्छा, अब जो जदीद रिसर्चेज हैं उनमें एक और टॉपिक उठने लगा है कि वो ये जो जनरल टॉपिक्स थे कि जो वो सोचता है वो ही वो देखता है. रात में वो फ्रेगमेंटेशंस हो रही होती हैं, तरतीब आ रही होती है. उस तरतीब में अगर कोई बंदा ज़रा से शऊर की हालत में हो, ज़रा उसकी सोल स्वीट हो या लतीफ़ हो, तो वो उन तरतीब को उस वक्त जो दिमाग अपने आप को तरतीब दे रहा होता है उसे वो रीड कर जाता है और उस रीडिंग में वो किसी चीज़ को देख सकता है. जो मेरे उस्ताद थे, इज़ अ टाइप ऑफ अ स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, वो कहते थे कि इंसान लाशऊर में जिस्म के साथ नहीं जा सकता. तो दिस इज़ द ब्लेसिंग फ्रॉम योर क्रिएटर कि आपके ख्याल वहाँ चले जाएं और वहाँ के कुछ राज लेकर वापस आ जाएं. और जितनी इस वक्त तक क्रिएशन, डिस्कवरीज या इन्वेंशंस हो रही है, उनके पीछे वो ख्याल जरूर होता है, शऊर का या लाशऊर. तभी कहा जाता है कि जितने जीनियसेस हैं, जिन्होंने कोई इन्वेंशंस की हैं, डिस्कवरीज की हैं, उन्होंने कहा है कि ये ख्याल, ये आइडिया आमद की तरह आया है. और यहाँ तक भी कहते हैं कि आप कितने रेडी हैं, दीज आइडियाज आर ऑल अराउंड. आपका रिसीवर, यानी आज के ज़माने में तो ये समझना बड़ा आसान है, जब हम DSNG हुआ करती थी या किसी भी चीज़ का ट्रांसमिशन का रिसीवर, आपका रिसीवर कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना प्योर है, कितना पाकीज़ा है, इस पर बात करेंगे. और जो हारिस भाई ने यहाँ बात की है ना, उन्होंने रेल्म ऑलमोस्ट टच किया है लूसिड ड्रीमिंग के बारे में. ये क्या होता है? हम अक्सर अभी तक ये समझते हैं कि ख्वाब हमें आता है. क्या आपको पता है कि ख्वाब एक बड़ा ही पावरफुल एक्सपीरियंस हो सकता है जिसमें आप अपनी विल के साथ, अपनी कॉन्शियसनेस के साथ चीज़ों को ड्राइव कर सकते हैं? ये कैसे मुमकिन है, एक छोटे से ब्रेक के बाद बताते हैं.
वेलकम बैक। ख्वाब अच्छे और बुरे, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या हमारी जहनी उलझन की वजह से ये होता है या कोई ख्याल ऐसा है जो लाशऊर में फंसा हुआ है? और बुरा ख्वाब अगर नज़र आए, यानी कोई ऐसा ख्वाब जिसमें आपने कोई नागहानी आफत देखी है, कोई नुकसान देखा है, किसी की मौत वाक़ई होते हुए देखी है, तब आपको करना क्या चाहिए? क्या उस शख्स को बताएं, सदका दें, अमलियात क्या हैं? इस बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉलर ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि उनके हर ख्वाब उलट होते हैं, तो वेरी इंटरेस्टिंगली हारिस भाई ने कहा ये एक एस्ट्रोलॉजिकल आपकी कंडीशन भी हो सकती है, यानी आपकी पैदाइश के वक्त जो सितारों की चाल थी, जो उनकी पोजीशनिंग थी, उसकी वजह से भी यू कैन बी प्रोन टू दिस। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी फरमाइए। जी मैडम, मैं कुछ आपसे बात कर रहा हूँ। जाहिद इकबाल है नाम मेरा। जी जाहिद साहब। अच्छा मैडम, ऐसा है कि आज से तकरीबन कमोबेश 1 साल पहले भी ना मेरी मिसेस को ऐसे कुछ बुरे ख्वाब आ रहे थे, और फिर उसका मतलब रिजल्ट ये निकला कि 1 हफ्ते बाद जो मेरे ससुर साहब थे वो फौत हो गए। अच्छा, और फिर आज से कमोबेश पहले तकरीबन 1.5 माह पहले भी इसी तरह यानी कि बुरे ख्वाब आ रहे थे, और वो भी फिर ऐसा ही हुआ कि मेरे ससुराल में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जी। और अब पिछले 1 हफ्ते से फिर ऐसे ही ख्वाब आ रहे हैं जी। ठीक है, तो मतलब ये पूछूं कि हमें उस ख्वाब की डायरेक्शन का नहीं पता चलता कि हमारे साथ क्या होने वाला है और किस साइड से होने वाला है, किस तरफ से होने वाला है जी। ये ख्वाब में कुछ अलामत मिलती है, मतलब जो सेकंड इंसिडेंट हुआ उसमें ये हुआ है कि एक मेरी वाइफ के पीछे एक ऐसे उसे एक झूला सा नजर आता है एलियन का, ठीक है ठीक। और अब जो ये तकरीबन 1 हफ्ता पहले से जो आ रहे हैं उसमें यह होता है कि मेरी वाइफ को ये नजर हो जाता है मैं और मेरी जो मेरा बच्चा है वो अगवा हो जाते हैं, और अगवाकारों के चंगल में है। मतलब इस किस्म के ख्वाब आ रहे हैं और रिकरिंगली आ रहे हैं। इसकी कोई खास वजह, कोई खास टाइम, या उनको लगता है कि रोज या लगातार इस तरह के ख्वाब उनको नजर आ रहे हैं? मतलब हफ्ते में 2-3 दफे से आ जाते हैं, 2-3 दफे। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब कॉल करने का। हम अपने जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा हमारे साथ ही। जी हारिस भाई। जी, किसी मर्ज में मुब्तला तो नहीं, मैदे के अमराज या प्रेगनेंसी टाइप। ओके जाहिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी मैं मौजूद हूं। जी हारिस साहब आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कोई ऐसी मर्ज, कोई बीमारी, कोई ऐसा मेडिकल कंडीशन तो आपकी वाइफ को नहीं है जो बज़ाहिर कोई बीमारी? नहीं, मतलब इस वक्त है प्रेगनेंसी में है, तकरीबन प्रेगनेंसी में आफाम आ जा रहा है जी। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम अपने पैनल से पूछते हैं कि उनकी राय में व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज। हारिस भाई आपने पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ एक्सपेक्ट कर रही हैं इनकी वाइफ, सो इसका भी कोई ताल्लुक होता है? हार्मोनिक चेंजेस आ रही होती है चित्रा, यू नो वेरी वेल, मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। सो वो हार्मोनिक चेंजेस ये डेवलपमेंट्स लाती हैं। थोड़ा सा स्पिरिचुअल बैकग्राउंड बयान करता हूँ, फिर 1-2 मशहूर ख्वाब। लेकिन एक जो उन्होंने जरा सी बात की उस पर बताएगा कि एक उनको एक पैटर्न नजर आया कि जब भी ऐसे ख्वाब नजर आते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई नागहानी आफत आ जाती है, तो हाउ आर द टू कनेक्टेड? सिस्टम ख्वाब का तो मौजूद है। अभी तक साइंसदान, माहिर नफ्सियात, स्पिरिचुअल टेक्नीशियन सब ये ढूंढ रहे हैं कि वो सिस्टम है कहाँ। कुछ दिमाग को उसका कहते हैं, कुछ नफ्स को उसका कहते हैं, कुछ रूह को उसका कहते हैं, पर ढूंढ चल रहा है। अभी 1400-1500 साल तो हो गए, अभी में भी आगे और आएगा। उस सिस्टम में जब अच्छी खबरें आती हैं तो उसी सिस्टम को यूज़ करते हुए रब ताला की तरफ से आती हैं। जब बुरी खबरें आती हैं तो उसी सिस्टम को बुरी ताकतों के यूज़ करने में आपने दिया हुआ होता है। सही। आपकी थिंकिंग गलत हो रही होती है, या जो आपको उस वक्त इल्का आ रहे होते हैं वो किसी और को हैंडलर उसका कोई और होता है। तो उस वक्त बुरे ख्वाब आना, डर के ख्वाब आना, मनफी सोच के ख्वाब आना, दीज आर ऑल पॉसिबल। एग्रेशन बढ़ जाना, किसी रूल को बिल्कुल डिनाई कर देना, किसी रिलेशन को बिल्कुल बागी होना, ये सब पॉसिबिलिटीज। सही। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही डिलीवरी होगी उसके बाद ये चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। अच्छा, और सदकात देने चाहिए? अब मैं उस तरफ आ रहा हूं। तो स्पिरिचुअल डेफिशिएंसीज अगर में भी हो, भी मान लें कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि जब भी वो देखती हैं प्रॉब्लम आ जाती है, तो सदका इज़ द ओनली सोल्यूशन। देयर इज़ नथिंग एल्स के आप पैनाडोल खा के ठीक नहीं कर सकती, कुछ और चीज़ आपको सदका ही करना होगा। दैट इज़ अ स्पिरिचुअल बैकग्राउंड। और 16 साल हो गए मुझे स्पिरिचुअली डील करते हुए लोगों को। मैदे के अमराज की वजह से ख्वाब आते हैं, साइकोलॉजिकल उलझनों की वजह से ख्वाब आते हैं, एंड यू नो जो इश्यूज होते हैं वो सब दिमाग में जाते हैं। और दिमाग पाकीज़गी का यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे हारिस भाई, जिस तरह आपने कहा ना कि एक सिस्टम मौजूद है, आपको हो सकता है कोई प्योर थॉट्स आ रही हों या फिर आपका जहन किसी और नेगेटिविटी की तरफ चल जाए। हमारे यहाँ लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आजकल मैंने देखा है अहमियत नहीं देते, ख़ासतौर पे जो टीनेजर्स हैं, यंग वाइफ्स हैं, उसको फोकलोर समझा जाता है कि नहीं जी तो बाकी पेरेंट्स कह रहे हैं। लेकिन
لیکن اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال رکھنا, پاکیزگی کا خیال رکھنا کتنا اہم ہے؟ عائشہ جی اسی سے لنک. جی دیکھیں سر نے بالکل ایک بڑا اچھا لفظ استعمال کیا, ایک اسپریچول, آئی وڈ سے وین وی آر اسپریچولی اسٹاروڈ, تو ایک کنیکشن کے لیے کبھی کبھی ہمیں اس طرح کے خواب آتے ہیں. وٹ آئی پرسنلی ڈو اینڈ وٹ آئی ہیو لرنڈ, جو میرا اسپریچول بانڈ بہت اسٹرانگ ہوا وہ میڈیٹیشن اور مراقبے سے ہوا. اٹ از اے اسٹیٹ وین یو بیکم یو گو ان دیٹ اسٹیٹ جس کی آپ بات کر رہی تھیں کہ, اور ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ جب ہم ایک لوسڈ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں کہ وی نو دیٹ وی آر ڈریمنگ اینڈ دیر ان دیٹ اسٹیٹ ہم وی بیکم دا کو کریٹر. آپ اپنی وائف سے, جو انہوں نے زاہد صاحب نے کہا کہ وین شی نوز, اب اتنے سال سے ان کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ مجھے خواب آتا ہے تو اس کے بعد کچھ ہونے والا ہے, تو ناؤ شی ہیز ٹو بیکم دا کو کریٹر. اب ان کو اپنے ڈریم کو کنٹرول کرنا ہے اور جو بھی چیز انہیں طاقت دیتی ہے اپنی طریقے سے لے کے چلنا, یعنی اپنے پازیٹیو نتائج کی طرف. اگر خدا نخواستہ اغوا کر لیے تو شی از نا, گاڈ ہیز گیون ہر دا پاور ٹو سی تھرو اٹ. تو وہ یہ دیکھیں کہ جی میں سانپ دیکھ رہی ہیں تو سمجھیں کہ سانپ کو چاپ آف کر رہی ہیں, یہ سوچیں اپنے میڈیٹیشن میں کہ ناؤ آئی ایم واکنگ اوور دا اسنیکس, یا کوئی اغوا کرے تو شی از پکنگ اپ دا چائلڈ اینڈ برنگنگ ہم بیک. اچھا, 2-3 چیزیں جو بڑی کامن بات ہوتی ہے جو ہم عام طور پہ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں ضرور کہنا چاہیں گے. کیا کہیں گی آپ کے کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے فضیلہ کہ پیپل ویک اپ ایکچولی شیورنگ اینڈ شیکنگ, یا جیسے عام طور پہ کہتے ہیں جی میں نے اپنے آپ کو بڑی اونچائی سے گرتا ہوا محسوس کیا, اور آپ ایک جھٹکے سے اٹھتے ہیں. واٹ از ہیپننگ ان سائڈ دا برین اینڈ یو نو فزیکلی آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ امپیکٹ آپ کو اتنا ریئل لگتا ہے؟ اصل میں ہوتا ہے اس طرح سے کہ ڈریم آپ کو آتے ہیں ریم سلیپ میں. جب آپ نان ریم سلیپ میں, سلیپ کا ایک پورا سائیکل ہے, ریم سلیپ بہت چھوٹی سی ایک ہوتی ہے جو بہت گہری نیند ہوتی ہے, اور یہ وہ کیفیت ہوتی ہے, یہ بھی اللہ کا ایک بڑا انعام ہے کہ خواب اس کیفیت میں آتے ہیں. اس کیفیت میں ہوتا یہ ہے کہ باڈی انسان کی موو نہیں کر سکتی. اگر موو کرتی ہوتی تو انسان اگر خواب میں کسی سے لڑ رہا ہوتا تو ہاتھ میں لیٹے ہوتے, برابر میں جو ہے برابر والے کو پتہ بھی نہیں چلتا, اور آپ ہوا میں ہو کے بھی نیچے واپس آ جاتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے. اب ریم سلیپ کے دوران خوابوں کی اقسام ہے. کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جب خواب میں آپ ایموشن اپنا ریگولیٹ کرنا شروع ہوتے ہیں تو اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے, ایک لمٹ تک. اب خوف ہے, اگر آپ کو مثال کے طور پہ کسی کو سانپ کا خوف ہے, اس نے سانپ کو دیکھا, فیئر ریگولیٹ ہونا شروع ہوا, سامنے کھڑا ہوا ہے, تب تک خواب چل رہا ہے, لیکن وہ بھی ایک حد تک آ سکتا ہے. خواب کی بھی ایک لمٹ ہے. اب جب سانپ بہت قریب آ جائے گا, خوف بہت شدت سے محسوس ہوگا, ناؤ دا باڈی اینڈ دا مائنڈ کین ناٹ ٹیک اٹ, تو پھر آنکھ کھل جائے گی. یعنی وہ آپ کو اتنا ریئل محسوس ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو باڈی پھر ریاکٹ کرے گی آپ کو نکالنے کے لیے. لگے گا کہ عارض بھائی اکثر لوگ سلیپ پیرالسس کی بات کرتے ہیں, اگین اسپریچول تھنگ. انہوں نے کہا کہ جی رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی لیکن میری باڈی کو میں نے پیرالائز پایا, ایسے جیسے بہت بھاری بوجھ میرے سینے پہ ہے, موو نہیں کر پا رہا. یہ خواب کی کیفیت ہے یا یہ کسی کے ساتھ اصل حقیقت ہو رہی ہوتی ہے اور کوئی آفت آپ کے اوپر سوار ہو جاتی ہے؟ اس کو خواب کہہ سکتے ہیں, بٹ یہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جو پیدا خواب سے ہوئی, لیکن اب اس میں بیچارے میں پاور نہیں رہی کہ وہ اس سے نکل پائے, چاہے 2 سیکنڈ کے لیے, چاہے 4 سیکنڈ کے لیے, چاہے 1 منٹ کے لیے. اور اگر وہ نہیں نکل پائے گا تو اس کے سیویئر امپیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. سم ٹائم میں نے نروس بریک ڈاؤن ہوتے بھی دیکھا لوگوں کا, خواب کی حالت سے باہر نکلے اور ریکور نہیں کر پا رہے, نکل بھی آئے ہیں پھر بھی ریکور نہیں کر پا رہے. اچھا, یہ بہرحال اس کو ریکور کرنے کے لیے وہی اسپرچول, میری کیونکہ فیلڈ وہ ہے تو اسپرچول پریکٹسز سے یہ ریکور ہو جاتا ہے. جتنا آپ لطیف ہوتے جائیں گے, جتنا آپ پیور ہوتے جائیں گے. لیکن کیا یہ مان لینا چاہیے کہ کوئی ایسی مخلوق, کوئی اللہ کی کوئی اور مخلوق آپ کے اوپر اس وقت آپ کو تنگ کر رہی ہوتی ہے؟ یعنی لوگوں کا خیال یہ ہے کوئی جن ہے, کوئی بھوت ہے, کوئی آسیب ہے, یہ سوچنا صحیح ہے؟ ہرگز بھی نہیں. ہرگز, میرا ماننا بالکل بھی نہیں ہے. اصل چیز ایسا کرتی نہیں ہے, اصل چیز تو شعور میں آ کر آپ کو قابو کر لیتی ہے. خیر, یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا. مجھے بیٹھے بیٹھے ایک مضمون یاد آیا اسی طرح, دس از نیو فار می, کہ اگر حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, اور جتنی ریسرچ آج کل ہم کر چکے ہیں, ہم انہیں ذبح نہیں کرنے دیتے جو وہ کر رہے تھے, جو وہ کرنے چلے گئے تھے. سو ہمیں یہ بہرحال سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک بڑا فورم بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. 3 خواب بڑے مشہور سورہ یوسف کے قصص یوسف میں, جو قصہ یوسف میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی. ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا خود کا خواب جو انہوں نے 2 دیکھے, ستاروں کو جھکتے ہوئے دیکھا, گائے کو, بڑی دبلی گاؤں کو بڑی گائے کو کھاتے ہوئے دیکھا. پھر وہ 2 خواب جو ان کو جیل میں وہ 2 بندے ملے, ایک وہ نان بھائی اور ایک وہ شراب پلانے والا, وہ خواب قرآن میں ذکر ہوئے.
پھر حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوابوں کی تعبیریں دی. ان میں ایک انٹرسٹنگ خواب بھی ہے, میں ابھی بیان کروں. ایون پاکستان خود ہمارا ایک خواب کے نظریے سے اٹھا اینڈ دین پھر اسے لوگوں نے محنت کر کے قربانیاں دے کے پورا کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں ایک بڑی عمدہ بات تھی. وہ اب پریڈکشن کی طرف آ رہا ہوں. ایک صحابی رسول آئے, انہوں نے فرمایا رسول اللہ میں نے دیکھا میں سو رہا ہوں اور میری چارپائی کے نیچے آگ ہے, کوئلے وہ جو ہیٹ کے لیے رکھے, ہیٹ کے لیے, میں وہ عذاب کے لیے نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشن دی. پریڈکشن از ناٹ اے رائٹ ورڈ, ان فیکٹ تعبیر بتائی کہ آپ کو سکھ ملے گا. اور وہ صحابہ کرام لکھ لیتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. تھوڑے عرصے کے بعد پھر کسی نے اسی طرز کا ایک خواب پوچھا جو کہ سمٹم سارے سیم تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کی تعبیر بتائی کہ آپ کو دکھ پہنچے گا. تو آپ یہ کریں جو بھی اس صحابی رسول کو جو بھی میتھڈ بتایا. تو جو دیگر صحابہ تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ پچھلی دفعہ تو صرف فرق موسم کا تھا. جب اس نے آگ دیکھی تھی تو وہ ٹھنڈک کے دن تھے, بہت سردی تھی. اب میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں, کہنے کا مطلب ہوا کہ انٹرپریٹیشن آپ کے جو اس وقت کی باقی سسٹمز ہیں, سچویشنز ہیں, اس پہ بھی منحصر ہوتی ہیں. وقت ہمارے پاس اتنا ہی ہے. تھینک یو سو مچ عائشہ جی, فضیلہ جی اینڈ حارث صاحب فار بینگ ہیئر. بڑی میرے خیال میں انٹرسٹنگ کانورزیشن ہوتی ہے کیونکہ یہ سبجیکٹ سب کے انٹرسٹ کے ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس کو کسی اور ٹاپک میں بھی لے کے آئیں گے. لیکن خوابوں میں یقیناً ایک حقیقت کا پہلو بھی ہوتا ہے, اس میں سچائی اور صداقت بھی ہو سکتی ہے. ضروری یہ ہے کہ اپنی پاکیزگی اور اپنے ذہن کو ہم کھلا رکھیں اور اس کو پیسفل رکھیں. یعنی جتنا آپ کا ذہن, آپ کا ریسیور اچھا ہوگا تو آپ نئی چیزیں سیکھ بھی سکتے ہیں. اور اس طرح کا اگر کوئی اشارہ, کوئی سچا خواب آپ کو نظر آتا ہے تو اس کی صحیح انٹرپریٹیشن بھی کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.